1991 एक ऐसा साल इंडियन हिस्ट्री में जब इंडियन इकोनॉमी इस हद तक गिर चुकी थी कि देश के पास मात्र 2 से 3 हफ्ते तक के ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे हुए थे। जब देश एक ऐसे दलदल में फंस चुका था जिससे बाहर निकलना देश के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क बन चुका था। ये अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था इंडियन इकोनॉमी के लिए। पर ऐसे में एंट्री होती है 2 ऐसे लोगों की जिन्होंने देश को इस दलदल से बाहर निकाला। तो नमस्ते एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या रीजंस थे जिस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई और क्यों इतना मुश्किल हो गया था इंडिया के लिए इस दलदल से बाहर निकल पाना। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद सरकार ने 3 इकोनॉमिक सिस्टम में से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चुना और अब सरकार अलग अलग पॉलिसीज भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाना शुरू कर चुकी थी, जिसमें टैरिफ, कोटास, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग 3 ऐसी मेजर पॉलिसीज थी जो प्राइवेट सेक्टर पर लगाई गई, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर ने 1947 से लेकर 1991 तक काफ़ी सफ़र करा और ये अपना पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर इन इनिशिएटिव से कई हद तक पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ। अब अगर हम आगे बढ़े 1970s की तरफ, यहाँ पर इंडिया और यूएसएसआर के बीच इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इंडिया यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन करता है जिसे नाम दिया गया इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी। इस ट्रीटी में इंडिया एंड यूएसएसआर गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रुपी पेमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस ट्रीटी के तुरंत बाद अगले ही साल 1971 में इंडो पाक वॉर छिड़ जाती है। इस वॉर में यूएसएसआर भारत का बेस्ट फ्रेंड साबित होता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस भारत के पक्ष में नहीं था। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का मानना था कि ये वॉर साउथ एशिया की पीस के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। वैसे तो भारत का झुकाव हमेशा से ही वेस्टर्न यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड कल्चर की तरफ रहा है, पर यूएसएसआर के साथ रुपी पेमेंट एग्रीमेंट के बाद भारत ने यूएसएसआर से ही सभी डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को परचेज किया, क्योंकि ये कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती थी। और क्योंकि अब भारत की पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों ही बढ़ रही थी, तो भारत की ऑयल एंड पेट्रोलियम नीड्स भी बढ़ने लगी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की 1986 की रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चलता है कि इंडिया के रशिया से 70% इंपोर्ट्स ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ही थे। लेकिन अब 1980s तक आते आते यूएसएसआर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्बुलेंस फेस करने लगा और भारत को भी मिसेस इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद पॉलिटिकल टर्बुलेंस का शिकार होना पड़ा। इसके बाद मात्र 4 सालों में 1988 से लेकर 1991 तक भारत में 4 अलग अलग प्रधानमंत्री और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि प्रोफेशनली पायलट थे, जिस वजह से उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर और अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी टाइम लग गया। राजीव गांधी भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुआ ये, उनकी इस कोशिश की वजह से इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड और फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हद तक बढ़ गया। अब 1987 में राजीव गांधी की सरकार के अंडर एक आर्मी फोर्स को श्रीलंका भेजा जाता है, जिसे नाम दिया जाता है द पीस कीपिंग फोर्स। ये फोर्स एलटीटी यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट करती है, जो कि श्रीलंका के जफना रीजन में फ्रीडम फाइटर्स थे। इसी दौरान राजीव गांधी के असैसिनेशन की भी कोशिश की जाती है, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। अब ठीक 2 साल बाद 1989 में फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस कुल मिलाकर हार जाती है और दूसरी ओर जनता दल, जो कि उस समय की सभी मेजर अपोजिशन पार्टीज का एक संगठन था, वो इस इलेक्शन को जीत जाता है और देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। पर इनकी सरकार 1 साल से भी कम समय तक टिकती है, क्योंकि ये लोग देश में उभरते मुद्दों जैसे फॉरेन एक्सचेंज का गिरना, बीओपी गैप एंड फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना जैसे मुद्दों को नहीं संभाल पाए। अब अगले साल 1990 में उस समय के मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिस्टर चंद्रशेखर जनता दल अपने सपोर्टर्स के साथ छोड़ देते हैं, जिस वजह से जनता दल मेजॉरिटी से हार जाती है और मिस्टर चंद्रशेखर कांग्रेस के सपोर्ट के साथ देश में एक नई सरकार बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। पर अब थोड़े ही टाइम बाद कांग्रेस अपना सपोर्ट विड्रॉ कर देती है और फिर एक बार 1991 में फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि देश में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और हमारी सरकारें कोर मुद्दों को भूलकर अपनी अपनी सरकारों को बचाने में व्यस्त हैं। 1991 में ही तमिलनाडु में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान चीफ प्रभाकरन द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, जो कि एलटीटी के चीफ थे, क्योंकि कहा जाता है कि एलटीटी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी फिर एक बार 1991 में प्रधानमंत्री बने।
अब 1991 के इलेक्शंस के बाद मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं और इनकी सरकार फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह की स्ट्रेटजीज एंड एडवाइजेस को मानकर देश में मेजर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराती है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जिसे एलपीजी के नाम से भी हम सब जानते हैं। ये तो रही बात पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की, बट अगर बात इकोनॉमिक फ्रंट पर की जाए तो भारत की इकोनॉमी में आज़ादी के बाद से ही फंडामेंटल फ्लॉज थे, जैसे लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर एंड एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल ग्रोथ अटेन नहीं कर पाई। हालांकि सरकार जनता की गुड्स एंड सर्विसेज की नीड्स पूरी करने के लिए कई सारे बिजनेसेस रन कर रही थी और इन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी सरकार द्वारा फिक्स किया जा रहा था ताकि देश में सभी लोग चीज़ों को अफोर्ड कर सकें, क्योंकि गरीबी और भुखमरी देश में पीक पर चल रही थी। पर प्राइवेट सेक्टर पर स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग इम्पोज थी, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ स्लो हुई, क्योंकि यहाँ पर सरकार के मन में दो डर थे। पहला कि कहीं प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने से कैपिटलिज्म को बढ़ावा ना मिले, और दूसरा कि अगर इंडियन मार्केट में फॉरेन कंपनीज के लिए दरवाजे खुलेंगे तो क्या इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक इंडिया की हेल्प करने के लिए कंडीशंस रखता है कि भारत को अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह देश में एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक भारत को 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स लोन के रूप में देता है, जिस वजह से भारत को अपनी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है और धीरे धीरे काफ़ी इंडियन कंपनीज सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स में ग्लोबल जाइंट्स बनती हैं। हालांकि काफ़ी इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस का एक मेजर रीज़न गैप इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सी इंडियन कंपनीज ने काफ़ी शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल लोन्स ले रखे थे और हमारी सरकार ने रुपये की वैल्यू को डीवैल्यूएट कर रखा था, जिस वजह से इन कंपनीज को हाई अमाउंट ऑफ सर्विस डेब्ट पे करना पड़ रहा था। 1991 में पीओपी का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 3.1% था और इस समय फिस्कल डेफिसिट भी काफ़ी हाई था और इन्फ्लेशन भी ऊंचाइयां छू रहा था। एंड डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर देते हैं, जिस वजह से इंडिया के लिए और लोन्स जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए काफ़ी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी शामिल थे, इंडिया को लोन्स देने से इनिशियली मना कर देते हैं, जिस वजह से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी तेज़ी से घटने लगे थे। जहां अगस्त 1990 में इंडिया के पास 3.1 बिलियन यूएस डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, तो वहीं जुलाई 1991 तक आते आते ये एक्सचेंज रिजर्व्स मात्र 0.98 बिलियन यूएस डॉलर्स तक गिर चुके थे, जिस वजह से भारत के पास मात्र 0.6 मंथ यानी कि 2 से 3 हफ्ते तक के ही इंपोर्ट्स करने के रिजर्व्स बचे हुए थे। तो कुल मिलाकर भारत की हिस्ट्री में ये भारत के लिए एक अनफॉर्चुनेट क्राइसिस रहा है, जिससे भारत आज सक्सेसफुली उभरा है और आज भारत न सिर्फ वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज के साथ कॉम्पीट कर रहा है, बल्कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में भी खड़ा है। विद दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।